क्यूवाइब नेटवर्क आपको बड़ी जिम्मेदारी से यह कह रहा है कि ये चर्चाएं गर्म की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं कि इसके लिए मानस बनाया जाए कि सीबीआई, विकास सिंह ने इसकी तरफ इशारा किया अपने पॉडकास्ट में कि सीबीआई शायद इंतजार कर रही है कि लिंगर ऑन हो जाए, लोग भूल जाएं, लेकिन यह दुनिया का पहला केस है जो पिछले 4 साल से एसएसआर वॉरियर के अनवरत सजग प्रहरी होने के साथ साथ उनके लगातार कैंपेन ने इस मुद्दे को जगाए रखा है। और क्यूवाइब नेटवर्क जब से इस मुद्दे को लिया है तब से ये मुद्दा मरने का नाम नहीं ले रहा है और क्यूवाइब इस मुद्दे को मरने भी नहीं देगा। अगर किसी राजनीतिक हलकों से यह बात सामने आ रही है कि सीबीआई इस पर लीपापोती करने का प्लान तैयार कर रही है, यह मामला एक पॉलिटिकल मामला हो गया है, तो सब मामले को सीबीआई क्यूवाइब नेटवर्क एक्सपोज करेगा। आज हम आपको हमारे एक विशेष मेहमान से मुलाकात कर रहे हैं जो पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क पर आपसे मुखातिब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, वकील जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं, पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आदरणीय उमेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, आपका पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल और पूरे जो हमारे एसएसआर वॉरियर, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मिला हुआ है, अगर वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मौन साध ले, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक, तो सुप्रीम कोर्ट को, आदरणीय अदालत को क्या क्या अधिकार है, क्या क्या करने का अधिकार है, ये जरा हमारे दर्शकों को उमेश जी बताइए। जी, जहां तक की बात है कि कोर्ट के पास क्या ऐसी पावर है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बोले कि आप ये इतने दिन में करके लाइए, या अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या इस कानून के अंतर्गत इस धारा में ऐसा लिखा हुआ है, तो दुर्भाग्य से ऐसा हमारे कानून में नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास स्पेशल पावर्स हैं किसी भी ऐसे मैटर को एक्सपेडाइट करने के लिए कि आप टाइम बाउंड इसको कीजिए, इसकी वजह से ये नुकसान होने की संभावना है या ये एग्रीव्ड है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स सुप्रीम हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून नहीं है, फिर भी ऑर्डिनरी लॉ में कानून नहीं बोलते हैं हम, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स में हाई कोर्ट के पास भी रिट की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो रिट की पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें पीआईएल फाइल की जाती है। जो रिट की पावर्स होती है, 5 तरह के रिट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, वो इस केस में ऐसा हुआ है कि जब वो ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट ये विषय गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिटेल में डील किया है। काफी लंबी चौड़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो वैसे ट्रांसफर से संबंधित था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार रख भी दिए कि ये केस पटना में ही चलना चाहिए। ये बात अलग हुआ कि उसमें एक और पेच आ गया कि बिहार सरकार ने रिकमेंड कर दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सीबीआई ने जांच को के लिए कंसेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसेंट भी दे दी थी। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फोकस था वो इस बात पे चला गया कि सीबीआई इसको जांच करेगी। लेकिन जो पहली फाउंडेशन है, जो पहले जो शुरू में लोगों को लग रहा था, वो ये था कि महाराष्ट्र का केस है, इसको पटना में कैसे ट्राई किया जा सकता है। तो वो एकदम स्पष्ट है कि वो बिल्कुल पटना में वो एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। और जब ट्रांसफर के लिए चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वहां पावर्स हैं, आप पूरी जजमेंट को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता बोला है कि पटना में ये रजिस्टर भी हो सकता है केस, और पावर भी है वहां की पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन अब एक नया सवाल उठ जाता है जो कॉमन मैन को समझ में नहीं आएगा। हम तो चूंकि अधिवक्ता है तो हम पहले इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये मैटर सीबीआई को चला गया है। सीबीआई अभी लेके बैठी है 4 साल से, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। और मान लीजिए सीबीआई
फाइनल रिपोर्ट देना चाहती है। 173 में, सीआरपीसी के 173 में फाइनल रिपोर्ट का प्रोविजन होता है, जिसको कि हम लूज लैंग्वेज में चार्जशीट भी बोलते हैं या क्लोजर रिपोर्ट भी बोला जाता है, एफआर भी बोला जाता है। तो फाइनल रिपोर्ट वो किस अदालत में फाइल करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जनरल लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि वो पटना सीबीआई कोर्ट में फाइल होगा, तो जुरिस्डिक्शन तो पटना की बनी, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये डिले हो रहा है, इसको लेकर कोर्ट के पास क्या क्या पावर है और कोर्ट क्यों चुपचाप बैठा है, या जैसे सुशांत सिंह के परिवार के लोगों ने बोल दिया कि हम इस केस को नहीं फॉलो करना चाहते या हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या जो भी बात हुई हो, या वो कहीं हतोत्साहित हो गए हो, या जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि सीबीआई इस केस को एक स्लो डेथ की तरह मार रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4 साल हो गए, सीबीआई एक कॉम्प्लिकेटेड केस तो है, ये बड़ी सफाई से उनका मर्डर किया गया है। आप देखेंगे तो सारे सिम्टम ये मिलते हैं कि जैसे उन्होंने हैंग किया है अपने आप को। उनके दम घुटने से उनकी मृत्यु भी हुई है, उनका इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी रखा गया, और सारी चीजें कानूनी रूप से तो ऐसा जामा पहना दिया गया जैसे ये सुसाइड ना हो, सुसाइड हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मर्डर है ये, और इस मर्डर में किस किस का हाथ हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे हो सकती है, कैसे इसको ढूंढ के निकाला जा सकता है। तो सीबीआई को तो ये केस इसीलिए बिहार सरकार ने दिया था। आपको याद हो, मैं पुरानी बात ध्यान दिलाऊं कि बिहार सरकार ने जब अपने कुछ आईपीएस ऑफिसर को और पुलिस अधिकारियों को मुंबई भेजा था जांच के संबंध में, उस वक्त तो उन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल लगा के उनको किसी गेस्ट हाउस या जहां होटल में थे, उनको एक जो आईपीएस ऑफिसर गए थे बिहार से, उनको वहां बंद कर दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक साधारण केस नहीं है कि किसी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि सुशांत सिंह के पिताजी ने जो आरोप लगाया है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है, तो सुसाइड अगर मान भी लेते हैं तो एबेटमेंट किया है, किसी ने उकसाया है, मजबूर किया है। उकसाने का मतलब ये भी होता है कि मजबूर भी किया गया, उसने देखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं सुसाइड ही करके जा सकता हूं या बच सकता हूं इस झंझट से, तो एबेटमेंट की परिभाषा में वो आएगा। तो इसको भी तो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, और सीबीआई ये क्यों नहीं कर रही, क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस है, ये तो सीबीआई को बताना होगा। लेकिन न्यायालय इसको लेकर चुप नहीं बैठेगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, या अभी जैसे उस वक्त बहुत सारी पीआई लगी थी, अभी भी कोई पीआई लग जाए, इनके परिवारजनों ने चलो नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे केस में, या उनके वकील कह रहे हैं कि नहीं, उनका इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चूंकि ये एक पब्लिक का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट है जस्टिस हर्षिकेश मुखर्जी की, जिसमें कि इस केस को ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था, तो उसमें ऑब्जर्व किया है उन्होंने कि ये एक स्टार थे और लोगों पे इम्पैक्ट था, और कॉमन पीपल का इंटरेस्ट है इसमें। तो उस ग्राउंड को लेते हुए कोई भी सीबीआई से सवाल पूछ सकता है, किसी हाई कोर्ट में जा सकता है, मुंबई हाई कोर्ट में जा सकता है, पटना हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि आप ये जो सीबीआई क्या कर रही है ये बताए। तो उन केसेस में क्या होता है लीगली कि कोर्ट एक स्टेटस रिपोर्ट मंगाती है, नोटिस करेगी सीबीआई को, कहेगी कि आपने अब तक क्या किया, इसका एक स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। तो सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देती है। अगर बाद दफा उसमें बोल दिया या कुछ एक्सप्रेस कर दिया कि हम अभी जांच कर रहे हैं और गहरी जांच करनी है, आपको ध्यान होगा अभी सितंबर में एक स्टेटमेंट भी, क्लैरिफिकेशन भी आया था सीबीआई की ओर से कि हमने गूगल और फेसबुक से जो मांगा है, यूएस से उनके हेडक्वार्टर से जो डिलीटेड चैट्स मांगे हैं वो अभी उन्होंने दिया नहीं है, अब दे देंगे तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उस चैट को देखने के बाद कंक्लूड हो सकती है, ऐसा क्लैरिफिकेशन आया था। तो अगर वो नहीं दे रहे, अगर वो दे चुके हैं, तो वो क्या कारण है कि आप लेकर बैठे, और अगर वो नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है उमेश जी, आपको मालूम ही होगा, सितंबर में क्यूबाइड नेटवर्क और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से एक
जनता की अदालत लगाई गई दिल्ली में ही, और जनता की अदालत के बाद हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में। पीआईएल फाइल करने के बाद उस पीआईएल में हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि जो लोग हैं उनको इमीडिएटली कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए उनके साथ, और उसमें हम लोगों ने नाम दिए थे कि किन किन को आप इमीडिएटली गिरफ्तार करें और उनकी कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू करें। उसके बाद इमीडिएटली एक इंटरवेंशन फाइल हुआ उद्धव ठाकरे के बेटे की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से, क्योंकि हम जो प्रार्थना थी उसमें यह भी था कि उद्धव ठाकरे के बेटे को इमीडिएटली कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी किया जाए, ये आदित्य ठाकरे को। तो आदित्य ठाकरे की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट में एक इंटरवेंशन फाइल हुआ कि कोई भी निर्णय देने के पहले आप हमें सुन लीजिए। उसके बाद से ये अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये देखिए 9 महीने तक इस कोर्ट की, इसलिए मैं कहता हूं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। मुंबई हाई कोर्ट के जो जज हैं वो लगातार इस इशू को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। अभी जो तारीख लगी है वो 30 जून को होनी है सुनवाई, 30 जून को, फिर मार्च में लगा, फरवरी में लगा, जनवरी में लगा, और ये करते 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 अभी 30 जून को इसकी सुनवाई होनी है। अब आप ऐसी परिस्थिति में पीआईएल भी लगा रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि कोर्ट भी क्या उन गुनाहगारों के साथ खड़ी हो गई है? अगर मैं ये सवाल करूं तो क्या ये नाजायज सवाल है? इसमें एक चीज और आप मिस कर गए जो मैं ध्यान दिला दूं, फरवरी 2024 में जो लुकआउट नोटिस था, एक जो इसमें एक्यूज्ड है, वो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसको क्वैश भी कर दिया गया है लुकआउट नोटिस को। तो ये एक और डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट लेकर दबाकर बैठी है, सीबीआई भी दबाकर बैठा है। इसमें जो लोग कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हैं उनको रिलीफ धीरे धीरे, छोटी छोटी रिलीफ के रूप में रिलीफ मिल भी रही है। तो इस केस का हश्र क्या करने की तैयारी है ये सबको दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल ये कहीं से नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं बोल सकती कि ये पॉलिटिकल है। प्योरली लीगल मामला है, कोर्ट के आदेश हैं, सीबीआई की ड्यूटी है इसको इन्वेस्टिगेट करना, और सीबीआई का हर पुलिस की ड्यूटी है जल्दी से जल्दी केस को इन्वेस्टिगेट करके चार्ज रिपोर्ट को फाइल करें। अगर वो केस प्रूव होता है, उनको एविडेंस मिलती है, अगर मैं ये गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।